कि इस चैप्टर में पूरा का पूरा आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, जिसमें 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन आप पढ़ने वाले हो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले आप प्लांट के पढ़ोगे, उसके बाद ह्यूमन बींग्स के भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। रिप्रोडक्शन सिंपली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल, अपने ही जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है, कॉन्टीन्यूटी लाइफ ऑन अर्थ, जो अर्थ पे इतनी सारी स्पीसीज एग्जिस्टेंस में है, तो वो किसकी वजह से है, रिप्रोडक्शन की वजह से है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आप यहाँ पर देखोगे तो 2 टाइप्स के मेनली आप अपने सिलेबस में देखने वाले हो। वो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एंड नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फर्स्टली हम करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग सिंगल पेरेंट। एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसके अंदर भी आप बहुत सारे डिफरेंट मोड्स पढ़ोगे, जैसे फिजन हो गया, रीजनरेशन हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया। तो ये सारे के सारे जो मोड्स हैं वो आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं, जिसमें ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व करते हैं और वहाँ पर उनका जो है न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। तो उसी में से आप जो फर्स्ट करोगे दैट इज फिजन। तो इसमें से आपको एग्जाम्पल एज वेल एज स्ट्रक्चर भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि आपको बनाकर दिखाइए, या फिर पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दे देंगे और कहेंगे कि इसमें जो है किस टाइप का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्टली ये फिजन में बेसिकली होता क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द स्प्लिटिंग ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म इनटू 2 इक्वल हाफ्स एंड ईच हाफ गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें सिंपली ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म 2 टुकड़ों में स्प्लिट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं हाफ हाफ में, और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे उनका न्यूक्लियस भी अलग हो जाता है और 2 न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो फिजन में आपके पास 2 एग्जाम्पल है, आपका हो गया अमीबा, दूसरा हो गया बैक्टीरिया। लेकिन फिजन भी आपके फर्दर 2 टाइप्स के हैं, कि एक तो है बाइनरी फिजन जिसमें ओनली 2 सेल्स फॉर्मेशन होता है। लाइक एग्जाम्पल है अमीबा की, एक अमीबा से पहले सिंगल है, उससे 2 बनेंगे, 2 से अगेन वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करके 2 से 4 इस तरीके से जो है उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। बट यहाँ पर कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जिसमें मल्टीपल फिजन होता है, जिसमें एक ही टाइम पे बहुत सारे सेल्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो उसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर आपके लिए अमीबा का तो स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे देख सकते हो और इसका स्ट्रक्चर आप बना के एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन इज अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म breaks into pieces and each pieces give rise to a new organism। तो ये आपका इस टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी वजह से या इंसिडेंस की वजह से अगर वो किसी टुकड़े में बट जाते हैं, 2-3 टुकड़ों में, तो हर जो टुकड़ा होगा उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो उसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया, जिसमें से प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन है कि एक सिंपल प्लेनेरिया है, अगर किसी वजह से वो टुकड़ों में टूट जाता है, ब्रोकन हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, उसका हर पार्ट धीरे धीरे क्या होगा, बाद में डेवलप होकर एक जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये फ्रैगमेंटेशन को याद रखना है। साथ में आगे चलते हैं, रीजनरेशन को कवर करते हैं। इफ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस, ईच पीसेस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या है कि अगर किसी वजह से कट जाता है तो उस केसेस में भी ये सारा आपका हो जाता है। तो यहाँ पर आप हाइड्रा के देख सकते हो कि हाइड्रा में मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसकी रीजनरेशन बडिंग से भी हो जाता है, रीजनरेशन से भी हो जाता है, कि मतलब अगर किसी इंसिडेंस की वजह से अगर ये भी कट जाते हैं तो इसमें भी क्या होता है, इनकी धीरे धीरे ग्रोथ होकर ये एडल्ट पूरा बन जाते हैं, पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर बडिंग है। तो बडिंग का भी एग्जाम्पल आप हाइड्रा से यहाँ पर कवर करोगे कि बडिंग में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी इंडिविजुअल है, तो उसमें सबसे पहले एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है, धीरे धीरे क्या होते हैं ये डेवलप करते हैं, और एक टाइम पे ऐसा होता है कि ये अपने पेरेंट बॉडी से डिस्पैच हो जाते हैं, और जब उनका मैच्योरिटी पीरियड होता है और उसके बाद वो अपना एक न्यू इंडिविजुअली के रूप में वो डेवलप हो जाते हैं। तो इसमें हाइड्रा और ईस्टिक्स का एग्जाम्पल है और ये इसका स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आपकी एनसीईआरटी बुक में पर्टिकुलर बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना आप। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में
होता क्या है, ये आपका प्लांट का असेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन है। तो इस वाले रिप्रोडक्शन में रूट लीफ, जो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसके पास सीड नहीं होता, सीड से ही बेसिकली न्यू प्लांट बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनका सीड नहीं होता, तो उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी हेल्प से करवाते हैं, स्टेम की हेल्प से, रूट की हेल्प से, या फिर लीव्स की हेल्प से। जब हम उसको यूज़ करते हैं और एक सुटेबल कंडीशन को प्रोवाइड करके, तो वो चीज़ आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जिसमें दो कॉमन मेथड आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए कॉमन है। वो आपका लेयरिंग है और कटिंग है, जिसको हम यूज़ भी करते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पर है बनाना हो गया, रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गया। तो इन सब की आपको पता है कि सीड होते नहीं है, तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, जो न्यू प्लांट बनाए जाते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से। The plant produced through vegetative propagation is genetically identical to parent plant। अब इसका ये बेनिफिट कह सकते हैं आपकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो भी प्लांट बनेंगे उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि वो आइडेंटिकली जैसा उनका पेरेंट प्लांट होता है वो सेम टू सेम उस तरीके से ही न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसी के अंदर आपका टिश्यू कल्चर भी है। न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ ए प्लांट। किसी प्लांट का जो ग्रोइंग जो भी टिप ग्रो कर रहा होता है, तो उसको कट करके जब न्यू प्लांट को हम क्या कर देते हैं, ग्रो करवा देते हैं, तो वो आपका टिश्यू कल्चर होता है। दीज ग्रोइंग सेल्स आर केप्ट इन अ कल्चर मीडियम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। तो इसको मतलब कुछ इस तरीके के मीडियम में रखा जाता है सो दैट कि उसमें फॉर्मेशन हो जाए सेल्स का, और उसके बाद कैलस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक हार्मोन मीडियम में, जिसकी वजह से वो ग्रोथ कर सके और उसके बाद फर्दर वो डिफ्रेंसिएशन कर सके। और इसमें टिश्यू कल्चर में जो हम प्लांट ग्रो करते हैं उसका एग्जांपल है आपका ऑर्नामेंटल, जितने भी प्लांट होते हैं जो डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑर्किड है, उसको भी हम टिश्यू कल्चर की हेल्प से ही उनको ग्रो करवाते हैं। उसके बाद आपसे एग्ज़ाम में आपका ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कि टिश्यू कल्चर के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो बेनिफिट्स इस टाइप के हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्लांट को भी ग्रो करा सकते हैं, लाइक आपका बनाना हो गया, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, जिन्होंने अपनी कैपेसिटी जो है लूज़ कर दी है सीड को प्रोड्यूस करने की। तो सबसे जो बड़ा बेनिफिट वो तो यही है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि न्यू प्लांट्स आर, और अगर हमें न्यू प्लांट्स बनाने जो कि सिमिलर होने चाहिए पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स जैसे ही होने चाहिए। सपोज करो कि कोई किसी मतलब फ्रूट है और वो बहुत ही अच्छा फ्रूट है, हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल भी है, तो हम क्या चाहेंगे कि उसका सिमिलरली ही उसका दोबारा से जो न्यू प्लांट बने वो भी सिमिलर बने। तो उसकी वजह से यहाँ पर टिश्यू कल्चर का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हेल्प्स इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट, और इसमें ये भी होता है कि फ्रूट्स ऐसे बनते हैं जिसके अंदर बीज नहीं होता, तो खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और नेक्स्ट है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन भी एक मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जैसे हाइफी राइजोपस के अंदर होता है, एंड अ ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर इन राइजोपस आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में राइजोपस के ऊपर जो होता है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट हाइपी, तो उसमें क्या होता है कि एक स्पोर सा बन जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे आप यहाँ से स्ट्रक्चर से देख सकते हो कि धीरे धीरे क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, और उसके बाद वहाँ से दोबारा से जो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली होता क्या है कि दो डिफरेंट जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। फीमेल हो गया और मेल पेरेंट। तो जब हमने असेक्सुअल करा था तो उसमें क्या था कि उसमें इन्वॉल्वमेंट होता था ओनली सिंगल पेरेंट का, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा जो दोनों पेरेंट होंगे, फीमेल एंड मेल। और उसके बाद जितने भी अगर बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जब वो छोटे होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं, तो वहाँ पर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पॉसिबल, मतलब कि वहाँ पर तो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही सही रहता है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता रहता है, उनकी जो साइज बढ़ते रहते हैं, तो वहाँ पर जो है मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। तो जिसकी वजह से, और इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस आप देख सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है, कि मतलब धीरे धीरे जो ऑर्गेनिज्म में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आना शुरू हो जाता है, जिसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। और इस अर्थ पे जिस तरीके से टेम्परेचर में या फिर इसके माहौल में, इन्वायरमेंट में जिस तरीके के चेंजेस होते रहते हैं, तो उसको टॉलरेट करने का, उसको सहन करने की जो क्षमता है वो तभी आती है जब जो है ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस आते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आता है, क्योंकि जो आप पढ़ोगे तो मियोसिस, जो हमने एमसीक्यू में भी कवर कर लिया था कि मियोसिस की वजह से ही वेरिएशंस आते हैं, जबकि डीएनए कॉपी की वजह से सिमिलैरिटीज आते हैं पेरेंट्स से। अब यहाँ पर क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ टू ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू
recombinants और variants. Sexual reproduction involves the mating of germ cells also known as gametes. तो इसमें क्या होता है कि germ cells का इन्वॉल्वमेंट होता है, दो जब मैट करते हैं, मिलते हैं, तो वहाँ पर जो सबसे पहले जीमेट्स का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद जो ये जीमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हाप्लॉइड नेचर में होते हैं. उनका जो क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कर दिया जाता है और इन जीमेट्स को जब वो मियोसिस की प्रोसेस में जाते हैं तो मेल जीमेट और फीमेल जीमेट दोनों क्या करते हैं, हाप्लॉइड सेट को जब कंबाइन होते हैं तो दोबारा से क्या बना देते हैं, सिंपल. जैसा कि मतलब जैसा एक पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए तो उतने ही नंबर ऑफ हो जाते हैं. तो इसी वजह से हाफ होने का रीज़न भी यही है. अब नेक्स्ट जो हेडिंग है आपका दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो फ्लावर क्या होता है, आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि एंजियोस्पर्म में होता है. और फ्लावर के अंदर मेन जो पार्ट्स हैं वो आपका सेपल्स है, पीटल्स है, स्टेमन्स है. उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं. फ्लावर्स भी टू टाइप्स के होते हैं, एक तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दूसरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसी फ्लावर्स होते हैं जिसके एक ही जो फ्लावर है उसी के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. तो ऐसे फ्लावर होते हैं बाइसेक्सुअल. जबकि कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनका मेल अलग होता है फ्लावर और फीमेल वाला अलग होता है. फिर उनको कोई ना कोई किसी एजेंट की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से फिर उनका फर्टिलाइजेशन होता है. तो दोनों के एग्जाम्पल बाइसेक्सुअल में हिबिस्कस और मस्टर्ड आपका बेस्ट एग्जाम्पल है याद रखने के लिए, और यूनिसेक्सुअल में पपाया, वाटरमेलन. तो इस तरीके से याद रख सकते हो. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपसे एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाए. तो यहाँ पर ये आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर है, इसको भी आपको बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है पिस्टिल का या फिर उसका दूसरा नाम कापिल है, तो ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. जबकि स्टेमन वाला पार्ट है जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट होता है, ये मेल वाला पार्ट है. तो ये आपका जो फ्लावर है ये हिबिस्कस का है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट जो प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेनेशन करके ये है कि पिस्टिल जो होता है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो सोलन बेसल पार्ट है जिसे हम ओवरी कहेंगे, मिडल जो होता है एलोंगेटेड वो स्टाइल है, और टर्मिनल जो है वो स्टिग्मा है. उसके बाद जो ओवरी है उसी के अंदर ओब्यूल्स कंटेन करते हैं और जो जितने भी ओब्यूल्स होते हैं उसके अंदर एक एग सेल मौजूद होता है. नेक्स्ट है कि स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड द स्टिग्मा. एंथर क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को सबसे पहले वो कंटेन करता है और उसके बाद वो फीमेल जीमेट से फ्यूज़ करके जो कि एग सेल्स है उसके साथ फ्यूज़न के बाद जाइगोट बनते हैं और उसके बाद ही वहाँ पर फॉर्मेशन होता है न्यू प्लांट्स का. नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन बेसिकली यही होता है कि पोलन ग्रेन्स का जब ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा, पोलन ग्रेन जो क्या करते हैं एंथर से लेकर स्टिग्मा पर जो ट्रांसफर होता है वो होता है पॉलिनेशन. और जब ये पॉलिनेशन सेम फ्लावर में हो, मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं, तो वो तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन. लेकिन जब एक अलग फ्लावर से लाकर किसी एजेंट के थ्रू अनदर फ्लावर में जब इनका पॉलिनेशन होता है तो वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन. अब उसी के अकॉर्डिंग सीड फॉर्मेशन भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सीड फॉर्मेशन किस तरीके से होता है. तो सबसे पहले थोड़ी सी बात हमने यहाँ पे कर ली थी कि पोलन ग्रेन्स जो कि प्रोड्यूस किया जाता है एंथर में उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है फ्लावर के स्टिग्मा में. क्यों, थ्रू दी एजेंट्स लाइक एयर, वाटर और एनिमल्स, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, मधुमक्खी एंड ऑल, तो ये सारे एजेंट्स की तरह काम करते हैं जो कि पोलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम करते हैं. नेक्स्ट है पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट एंड फॉर्म पोलन ट्यूब्स व्हिच पासेस थ्रू स्टाइल टू रीच अप टू द ओव्यूल प्रेजेंट इन ओवरी. अब पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब से वहाँ पर पास स्टाइल के थ्रू वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल तक जो कि ओवरी में प्रेजेंट होता है. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जिमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. और जब भी मेल और फीमेल जिमेट्स का फ्यूजन होता है तो वो होता है पॉइंट आपका फर्टिलाइजेशन. और जाइगोट जो प्रोड्यूस होता है वो ओवरी में प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट है कि जाइगोट जो है डिवाइड्स कर देता है टू फॉर्म ओम्ब्रियो एंड ओब्यूल डेवलप थिक कोट एंड चेंजेस इनटू सीड ग्रेजुअली. ओब्यूल में क्या होता है, एक थिक सा कोट बन जाता है और धीरे धीरे वो सीड में चेंज होने लगता है. जबकि ओवरी का जो पार्ट है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है और जो अदर पार्ट्स बचे होते हैं फ्लावर के वो सारे जैसे पिटल्स हो गए तो वो सारे के सारे कैसे होते हैं, गिर जाते हैं वहाँ से. उसके बाद सीड जो है जर्मिनेट करके फिर से नया प्लांट बना देता है एक सुटेबल कंडीशन, जब उसे एयर मिलता है, मॉइस्चर मिलता है
और उसके बाद सॉइल मिलता है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो सीड दोबारा से जर्मिनेशन होकर एक न्यू प्लांट बना देता है और फिर अगेन वही प्रोसेस चलता रहता है। तो ये इस डायग्राम से आप कंप्लीटली देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर आपका ये फ्लावर वाला पार्ट है, तो फ्लावर वाले पार्ट को, जैसे इस वाले पार्ट को हमने पूरा यहाँ पर दिखाया फीमेल पार्ट के अंदर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पोलन ग्रेन्स का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके बाद यहाँ से फ्यूज़न होगा, यहाँ पर से देखिए इस तरीके से पूरा इन लोगों ने बताया है कि इस तरीके से सीड कोट बनेगा एंड और फिर से सीड फॉर्मेशन होकर न्यू प्लांट आपका बन जाएगा। तो वैसे तो आपका जब सीड फॉर्मेशन का आएगा तो आपको इतना बड़ा बनाना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए, बाकी एनसीईआरटी बुक में सिर्फ इतना सा स्ट्रक्चर है जो कि आपको बनाना है, तो उसी चीज़ की आपको देखनी है। अब यहाँ पर आपका प्लांट वाला रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है और सेक्सुअल टाइप में भी कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो ये आपका टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इस सिलेबस में आपका ये चैप्टर डाला इसलिए गया है क्योंकि क्लास 11 से बहुत सारे स्टूडेंट जो है साइंस स्ट्रीम से हट जाने वाले हैं, तो ऐसे में बेसिक नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। तो दैट्स वाई हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए।